नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। In Chinese, ni hao, in Japanese, konnichiwa, bonsoir in French, Pradeep ji. हमारे यहाँ को जम्बो to our viewers in South, East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. तो प्रदीप जी, लूनर कैलेंडर यानी विक्रमी संवत के हिसाब से Yes sir, yes sir, yes sir. आज प्राण प्रतिष्ठा है। प्राण प्रतिष्ठा की एनिवर्सरी आज है। Exactly sir. 22 जनवरी मतलब बिल्कुल। 11 से 13 जनवरी तक मनाई जाएगी। एक साल भी हो गया, मतलब मालूम Yes, नहीं पड़ा, मालूम इतनी नहीं जल्दी पड़ा। एक साल निकल गया। अभी अभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में और एक साल भी हो गया। इस बार जो सारी जिम्मेवारी है प्राण प्रतिष्ठा, पूजा करने की, बाकी सब चीज करने की, वो इस बार योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर आई है और बड़ी बखूबी वो निभा रहे हैं, सुनने में यह आया है। और अयोध्या में लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच गए हैं, लाखों की तादाद में। एंड अमेजिंगली इनफ द बेस्ट पार्ट इज द महाकुंभ एंड दी प्राण प्रतिष्ठा आर टुगेदर, which is fantastic. जबरदस्त तरीके से। एंड मोदी साहब ने पहले ट्वीट करके कहा कि 500 साल का संघर्ष जिस प्रकार से कंप्लीट करके इट कल्मिनेटेड एंड फ्रूटफुली कल्मिनेटेड इन द प्राण प्रतिष्ठा ऑफ राम टेम्पल। 500 साल का संघर्ष यहाँ पर हुआ और उसका एक साल का हो गया, एक साल का सेलिब्रेशन भी एक साल हो भी गया। यस, हो भी गया। He talks about the plights and the fight and the turmoil and the continuous kind of लोगों ने संघर्ष जो किया। सर मेरी व्यक्तिगत राय ये है, I personally think that people are not realizing what a huge achievement this is, what a magnificent event this is। मतलब कि अयोध्या में सबसे पहले क्या था जब विश्व हिंदू परिषद वगैरह ने मुझे अभी तक याद है, हम तो नए नए रिपोर्टर थे उस वक्त, जब इन्होंने राम मंदिर की मूवमेंट लॉन्च करी थी, किसी को विश्वास नहीं होता था कि असल में होगा। मतलब वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, किसी को विश्वास नहीं था कि असल में होगा। मैं 1981-82 की बात कर रहा हूँ और आज देखिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई 22 जनवरी को पिछले साल, और एक साल भी हो गया आज। सर nobody expected that singularly with a single majority Prime Minister Modi will come, जैसे 2014 में आया, 2019 में आ गया। Who expected? जब अडवाणी जी के रथ यात्रा चल रहा था, कौन सोचा था कि ये होने वाला है? सब बोलते ठीक है, यही they always fall short of majority and impossible that BJP on its own form a government। और सबको यही लग रहा था कि जिस प्रकार वाजपेयी जी की सरकार चली, कोalition गवर्नमेंट ऑफ 23 पार्टी, वैसी कुछ बन जाएगा शायद, हो सकता है यार। हम लोगों को छोड़ के भाई देवे, ये मैं आपको बता दूं, उसके लिए हमें बहुत गालियां खानी पड़ी थी उस वक्त। हम लोगों ने ये कहा था मेजॉरिटी आ रही है साहब, भले आपको किसी को पसंद हो ना पसंद हो, मोदी मेजॉरिटी लेकर के आ रहे हैं, बिकॉज वी कुड रीड द साइंस ऑन द ग्राउंड। नाउ सिमिलरली देयर इज वन अदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट बिफोर वी गो ऑन टू आवर एस्टीम्ड गेस्ट, व्हिच इज आई थिंक अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निखिल गुप्ता, allegedly of RNAW, who was arrested by the Czech authorities, then deported to the United States, has been granted bail. उनको बेल मिल गई है। और यह 3 या 4 लोग जो कनाडा में थे, तथाकथित तौर पे वो निज्जर साहब कोई हैं वहाँ पे, वो स्वर्गवासी हो गए। भाई गैंग लीडर थे और ड्रग्स पुश करते थे। अब उनके कत्ल के एवज में को 3 या 4 लोगों को, वो क्या नाम है उनका, जस्टिन ट्रूडो, Yes, yes. वैसे उनका निकनेम डस्टबिन ट्रूडो है, दैट्स व्हाट हिज ऑपोजिशन पार्टी से दैट, डस्टबिन ट्रूडो बोलते हैं उनको। वो जनाब ने ये कह दिया कि ये सब जो हैं हिंदुस्तानी सरकार के नुमाइंदे हैं और हिंदुस्तानी सरकार ने सब कराया है। एंड जैसे ही उनका ये मालूम पड़ गया कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, उनकी मेजॉरिटी खत्म हो गई और वो इधर से वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने और उधर से सबको जमानत भी मिल गई। I think, but it's a matter of pride कि आज लोग एटलीस्ट स्टेट को स्ट्रॉन्ग समझते हैं, इस देश को स्ट्रॉन्ग समझते हैं, उनके लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं कि देश के दुश्मन जो देश के बाहर है और प्लॉटिंग अगेंस्ट द कंट्री, उसको नॉन स्टेट एक्टर्स जो इस देश के हैं विदेशी भूमि पर उनका कत्ल हो रहा, जो भी हो रहा, they're being eliminated and the governments of that particular country
developed countries are blaming the leadership of this country. Unknown men. It's unknown men. And they say non-state actors. Non-state actors. Let me tell you very frankly, irrespective of whatever it sounds like, to me it's a matter of great pride. Let me tell you this. As Pradeep ji said just now, हिंदुस्तान के खिलाफ अगर कोई काम कर रहा है, दुनिया के किसी भी कोने में हो, जनाब आपका भी नंबर आ सकता है, याद रख लीजिए. That I think is a matter of great pride. In any event, let's go across to our guests, Pradeep ji. बिल्कुल. We have our old friend from the BJP, Vinay Kambekar साहब, पुणे से. Vinay Kambekar साहब, नमस्कार. जय श्री राम. नमस्ते. जय श्री He राम. must be a very happy man today. Yes, very very happy man today. I am sure every Indian would be very happy. Dr. Surena Malhotra जी, नमस्कार. जय श्री राम. जय श्री राम. आपकी आवाज नहीं आ रही मैम. जय श्री राम. अब आई आपकी आवाज. श्री राम जी की करामात है, सब कुछ हो जाता है. आवाज क्या, सब कुछ हो जाता है, ऐसी बात नहीं है. डॉक्टर ढोने, जय श्री राम सर. आज तो प्राण प्रतिष्ठा की एनिवर्सरी है. विक्रमी संवत के मुताबिक. एब्सोल्युटली लवली. सो विनायक अंबेडकर साहब, आप ये बताएं, मैंने अभी दो चीजों का जिक्र किया. एक तो प्राण प्रतिष्ठा, उसकी विक्रमी संवत के मुताबिक या हिंदू कैलेंडर के मुताबिक, क्योंकि हम लोग लूनर कैलेंडर फॉलो करते हैं, उसके मुताबिक एनिवर्सरी इज टुडे एंड विल लास्ट टिल जनवरी 13. सो दो इतने बड़े स्पिरिचुअल इवेंट, आध्यात्मिक इवेंट हो रहे हैं इकट्ठे, महाकुंभ और प्राण प्रतिष्ठा. कुछ कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? और 1 साल भी हो गया प्राण प्रतिष्ठा को, मालूम ही नहीं पड़ा. जबरदस्त. बिल्कुल बोलिए सर विनायक अंबेडकर साहब. जी, ये देश की हिंदुओं के लिए एक अच्छा सुकून है कि ऐसा सरकार आज देश में है जिस सरकार ने ये सब पॉसिबल किया. अभी अपोजिशन पार्टी वाले बोलेंगे ये सब सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो सुप्रीम कोर्ट में जो केस लड़ी थी उसके लिए पूरे जो कागजात देने थे वो जो यादव की सरकार थी उसने दिए नहीं थे. खाली ट्रांसलेशन का मामला था, वो ट्रांसलेशन भी करके नहीं दिया था. वो योगी जी की सरकार जब आई तो उन्होंने ट्रांसलेशन पूरे वॉर पुटिंग पे कंप्लीट किया और सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया. और ये देश के हिंदुओं की ताकत है कि वो पूरी सहनता के साथ, पूरा सहन करके उन्होंने शांतता के साथ इस अपनी जो विक्ट्री है, जो उनके 500 साल के उन्होंने लड़ाई जो लड़ी, उस लड़ाई का जो परिणाम है उसको उन्होंने अतिशय क्षमाशीलता से और शांति से उन्होंने स्वीकार किया. और आज उस साल को, उस घटना को 1 साल पूरा होते आया है. इस साल में वो अयोध्या में पूरे दुनिया में जितने लोग कोई अन्य धर्मों के पवित्र स्थान में जाते हैं उससे ज़्यादा हिंदू ये अयोध्या में जाके आए हैं. ये अयोध्या का एक रिकॉर्ड हो गया है. और हिंदू कितना चाहते थे अयोध्या के लिए राम जन्मभूमि पे राम जी का मंदिर बने, ये उसका सबूत भी है. तो आज देश के लिए ये एक बहुत बड़ी आनंद की घटना है. अंबेडकर साहब, आई वांट टू आस्क यू, वक्फ बोर्ड जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ स्लैम द वक्फ बोर्ड, महाकुंभ में मौलाना शाहबुद्दीन ने कहा कि वक्फ लैंड हम दे रहे हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है. नाउ योगी साहब ने फिर कहा कि वक्फ बोर्ड एक लैंड माफिया है, भू माफिया है. मोदी साहब ने आगे भी कहा कि इट्स वक्फ इटसेल्फ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो ये संघर्ष चल रहा है वक्फ बोर्ड कुंभ महाकुंभ में. योगी साहब ने क्लियर करके मुस्लिम लीग मेंटालिटी will not be tolerated in India. How do you see that? ये एक कानूनी मामला है वक्फ बोर्ड का, जो अभी उसका जो बिल आएगा, वक्फ का अमेंडमेंट एक्ट आएगा, तो ये सब सारी बातें जो है वो पूरी सुलझी जाएंगी. वक्फ का जो निर्माण हुआ वक्फ बोर्ड का, वो सामान्य मुस्लिमों की अच्छाई के लिए हुआ था, मगर उसको कोई जो धर्म गुरु है उन्होंने माफिया गैंग तैयार करके वो वक्फ बोर्ड पे कब्जा किया. और उस कब्जे के तहत उन्होंने सामान्य मुस्लिम और अन्य धर्मों के सामान्य लोगों को तकलीफ दी है बहुत सी, जो अभी धीरे धीरे सबके सामने आई है. जैसे कि कोई मामले आए कि किस गरीब किसानों की जमीन भी वो हड़पना चाहते हैं और कोई भी जमीन पर जाके अपना कब्जा करना, उसके लिए कोई बाद में जाके कोई चंदा इकट्ठा करना, कोई फंड्स लेना और उनको रिहाई देना, ऐसे काम बहुत से हुए हैं. जो गलतियां हुई है वो सबके सामने है. और अभी मेरे हिसाब से इसका भी कानूनन तरीका जो है वो जब एक वक्फ एक्ट का अमेंडमेंट
पास हो जाएगा, पारित हो जाएगा, तो कानूनी तरीका इसका भी सामने आ जाएगा और ये भी मामला सलटा जाएगा। लेकिन विनायक अंबेकर साहब, इसके पहले कि मैं डॉक्टर सुरेंद्र मल्होत्रा और उसके बाद डॉक्टर ढोने के पास जाऊं, वी हैव 2 डॉक्टर्स टुडे ऑन आवर शो व्हिच इज अमेजिंग एंड बोथ मेडिकल डॉक्टर्स, फैंटास्टिक। ये वक्फ बोर्ड का जो मामला है, इट इज वेरी स्ट्रेंज। दिस इज अगेन फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ आवर व्यूअर्स। वक्फ जो होता है, वक्फ का मतलब होता है चैरिटी, मतलब अपनी जमीन को किसी धार्मिक चीज के लिए आपने उसकी चैरिटी कर दी। वक्फ बोर्ड के पास ये हक नहीं है कि किसी भी चीज को वो क्लेम करे। तो आज जो वक्फ बोर्ड ने, परसों जो वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया, कितना प्रदीप, 50 बीघा 55 बीघा जो भी है कि या 80 बीघा जो भी है, कि जहां पर महाकुंभ चल रहा है वो असल में वक्फ की जमीन है। मतलब दैट क्लेम इन इटसेल्फ बाय द वे इज अगेंस्ट द चार्टर ऑफ द वक्फ बोर्ड, बिकॉज वक्फ को जमीन दी जाती है, वक्फ क्लेम नहीं कर सकता। ये बड़ी अजीब विडंबना है। तो योगी आदित्यनाथ जी जब कहते हैं कि ये भूमाफिया है, तो इसमें लगता है कि वो गलत नहीं बोल रहे हैं। अंबेकर साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे इसके बारे में? जी, वर्क बाय यूजर करके उन्होंने जो अमेंडमेंट कर दिया, और कांग्रेस की गलत शासन ने उनको वर्क के 2013 में जो अमेंडमेंट करके दिए, जब उनके ध्यान में आया या उनके साथ कुछ सौदा हो गया रहेगा कि हम तुमको इकट्ठा मतदान करेंगे, इकट्ठा मतदान करेंगे, तुम हमको ये सहूलतें दे दो, तो उस हिसाब से उन्होंने जो 2013 में अमेंडमेंट की है, उन्होंने वर्क एक्ट का पूरा चेहरा मोहरा ही बदल दिया और वो बहुत ड्रैकोनियन एक्ट के तहत सामने आया है। और आप जो बोल रहे हैं वो 100% सही है। ये तो वो कुंभ मेला की जमीन क्लेम कर रहे हैं, वो तो कभी होगा नहीं पॉसिबल। और गरीब किसानों के साथ भी उन्होंने यही दुर्व्यवहार किया है। इनफैक्ट ये सबसे गलत है। इनफैक्ट डॉक्टर ढोने, एब्सोल्युटली करेक्ट। द पॉइंट इज, द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जस्ट द अदर डे, 6 months ago, जज साहब ने ये कहा पूरा हिंदुस्तान ही ले लो ना भाई, जिस तरीके से आप लोग कोर्ट में आए हो, ये कोर्ट में आपके खिलाफ आए हैं, पूरा इंडिया क्लेम कर लीजिए, आप सब कुछ ले लीजिए, राष्ट्रपति भवन भी ले लीजिए, पार्लियामेंट भी ले लीजिए, एयरपोर्ट भी ले लीजिए, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी ले लीजिए, सब कुछ आपके नाम कर देते हैं। ऐसी क्या बात है, पूरा इंडिया वक्फ इंडिया हो जाएगा। तो ढोने साहब, डोंट यू थिंक द कांग्रेस शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? यूपीए सरकार के दौरान एक अमेंडमेंट लाया गया 2013 में, और 2013 में जो अमेंडमेंट लाया गया, इट इज सो बैड इन लॉ, एंड सो मच ऑफ एडवांटेज हैज बीन टेकन ऑफ इट। आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज। और सर, कांग्रेस में तो एक से एक बढ़ के दिग्गज हैं, जितने भी आपके लॉयर हैं, अभिषेक मनु सिंघवी साहब और कपिल सिब्बल साहब, अगर मैं सिर्फ 2 की बात करूं, तो ढोने साहब, आपको लगता नहीं है कि ये इस पे जरा ध्यान रखना चाहिए था, डॉक्टर ढोने सर? नहीं, ऐसा है सर कि ये जो कानून इन्होंने लाया, हो सकता है उसमें अभी इसका मिसयूज ये लोग कर रहे हैं। और अभी देखिए, जब कुंभ का महीना है, सारे देश के हिंदू लोगों की आस्था इस कुंभ में लगी हुई है। कोई भी पार्टी का रहने दीजिए, कोई भाजपा छोड़ के कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, सभी लोग अपने घरों में तो हिंदू धर्म के हिसाब से करते रहते हैं, पूजा अर्चा करते हैं, भगवान के प्रति सभी की आस्था रहती है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है, लेकिन ऐसे समय में जब कुंभ का माहौल है, देश के हिंदुओं की आस्था है, उस वक्त ये मुफ्ती शहाबुद्दीन जो है, उन्होंने ऐसा कहना, तो ये बहुत गलत है। इनको अगर लगता है कोई उनका कुछ दावा है, तो जाके कोर्ट में बोलना चाहिए, या अधिकारियों को लिखना चाहिए, कलेक्टरों को लिखना चाहिए कि हमारी जमीन है, अगर है तो। लेकिन ये ऐसे दौर में खुलेआम ऐसे स्टेटमेंट करना, यानी ये हिंदुओं को चुनौती देने का काम है, लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम है। और ये मैं आपको बताऊं, ये लोग कौन हैं? ये लोग इसीलिए करते, उसके पीछे कुछ तो भी कारण रहता है कि ये लोग ऐसा है कि हिंदुओं के दिल में कुछ भावना खराब हो जाए, जो इसीलिए ये बोलते हैं। और ऐसे लोग हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, उसके बाद वो आजम खान, या उसके बाद में शहाबुद्दीन, ये वही लोग हैं जिनके बोलने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। और भारतीय जनता पार्टी जो है, इनके खिलाफ कुछ भी नहीं करती। देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी ने कितनी गलत बोला था कि राम की माँ कहाँ जनी, ये अकबरुद्दीन ओवैसी के शब्द है कि माँ, राम की माँ कहाँ जनी। लेकिन क्या हुआ, अकबरुद्दीन ओवैसी पे क्या कार्रवाई हुई? उनके भाई असदुद्दीन ओवैसी, मोदी जी के शासन काल में पूरे देश में जितनी एमडी की सीट दिए है, एमबीबीएस के बाद जो एमडी पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स है, उससे 50% अकेले ओवैसी को दी है हैदराबाद में।
तो ये तो इनकी मिली भगत है कि आप ऐसा बोलेंगे तो हमारा फायदा हो जाएगा। इतने कट्टर दोनों साहब, जब योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं कि विवादित जो भी ढांचा है, विवादित ढांचा को मुस्लिम समाज मस्जिद न समझे बिकॉज विवादित ढांचा है, और उनको जब हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल प्रूफ है इसके बारे में, हमारे पुराण में इसके बारे में लिखे हैं, हिस्टोरिकल प्रूफ है कि औरंगजेब या किसी ने तोड़ दिया है, तो मुस्लिम समाज को 2 कदम आगे बढ़कर उस चीज को दे देना चाहिए, दिलदार बड़ा दिल दिखा के दे देना चाहिए। तो हाउ डू यू सी योगी आदित्यनाथ जी का इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हो आप? नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी जब जो 3 मुद्दे थे, काशी मथुरा का, राम जन्मभूमि का, ये चलते आ रहे हैं। हालांकि देश जब आजाद हुआ और संविधान बना तो उसमें था कि 15 अगस्त है ना, 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी मंदिरों की, मस्जिदों की, धार्मिक स्थलों की, वही स्थिति में रहना चाहिए, ये तो कानून बन गया था। इसके बावजूद भी पॉलिटिकल कारणों की वजह से ये मुद्दे उठाए जाते हैं। तो राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया, लोगों की राम के प्रति आस्था है पूरे हिंदुओं की, देश के। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी देखा कि वे राम के नाम पे कौन सा भगवान ऐसा है जो पूरे हिंदुस्तान में चलता है, तो राम ऐसे है कि पूरे हिंदुस्तान में चलते हैं, तो बराबर उन्होंने राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया। उनको भी पॉलिटिकल पार्टी चलानी है, लोगों को अपने तरफ ध्यान खींचना है, ये पॉलिटिकल बातें रहती है। तो उन्होंने राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया, लोगों का भी समर्थन मिला और वो सत्ता में भी आए। उसमें कांग्रेस की भी गलतियां हुई है कि जिस तरह से मुद्दे को हैंडल करना चाहिए था। अरे देखिए, अभी राम सेतु का जो मुद्दा है, अभी भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार के मंत्री ने भी बोला है, संसद में बोला है कि राम सेतु के अस्तित्व के कोई पुरावे हमारे पास नहीं है, संसद में बोला है ये। लेकिन इस पे कोई मीडिया भी कोई बताता नहीं, और इस पे कोई चर्चा भी होती नहीं ज्यादा, और उस पर कोई डिबेट भी होती नहीं कि ऐसा ऐसा बोला। लेकिन कांग्रेस के वक्त में ऐसा बोला तो बोलते हैं कि ये तो, अरे यार ये तो काल्पनिक बोल रहे हैं, ये तो काल्पनिक बोल रहे हैं, ये तो रामायण को काल्पनिक बोल रहे हैं, इस तरह की बातें होती है। क्योंकि कांग्रेस की जो निगेटिव बातें हैं, एक उसमें है कि उन्होंने मीडिया को हाथ में नहीं रखा। यह है कांग्रेस की ये कमजोरी है। आज भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से मीडिया है, उनके करीबी लोगों ने, उनके विचारों के लोगों ने मीडिया को खरीद लिया। तो आपके मुताबिक I have to go to डॉक्टर सुरैना मल्होत्रा। तो आपके मुताबिक डॉक्टर ढोने, ये जो जनाब क्या नाम है इनका, मौलवी शहाबुद्दीन, ये असल में बीजेपी के आदमी है, कहने का मतलब ये। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, इसके पहले मोहन भागवत सुनिए। मोहन भागवत जी जो उन्होंने बोले थे कि हर जगह हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढिए। नहीं सुनिए सर, हर जगह, हर मस्जिद में आप मंदिर मत ढूंढो। तो हमने उस वक्त उनका स्वागत किया था, मोहन भागवत जी का किया था, आपके इसी पे चैनल पे किया था कि मोहन भागवत जी की जो है विचार है वो अच्छे है, ऐसे ही माहौल रहना चाहिए। और अगर आरएसएस अगर ये विचारों के साथ चलती है तो फिर वो लोगों को, कोई किसी भी पार्टी के लोगों को उससे परहेज होने का काम नहीं रहेगा। राइट, सो वी कम बैक टू दैट सर। Let's go across to डॉक्टर सुरैना मल्होत्रा। डॉक्टर मल्होत्रा, आपने एक एक चीज सुनी अभी, you've heard everything। बार बार भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू वर्सेस मुस्लिम कराती है, हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई कराती है, बार बार यही होता है। क्या आप भी इस व्यू से सहमत हैं? आप भी यही विचार रखती हैं डॉक्टर मल्होत्रा? See, I would definitely say that such a thing definitely arises before the elections. That we have seen always. That such a thing definitely arises before elections. ये जो पोलराइजेशन होता है, डिविजिवनेस होती है, तो वो सब इलेक्शन के पहले डेफिनेटली होती है। बट मैं इनसे बाकी सबसे सहमत हूँ कि एवरीबडी हैज अ राइट टू परस्यू हिज रिलीजन, एंड व्हाई नॉट। अभी सब लोग जाके दर्शन ले रहे, राम जी का दर्शन ले रहे, उसमें उनको उनकी आस्था है, उसमें उनको मतलब अपना एंजॉय डूइंग दैट, तो व्हाई नॉट। आई मीन इट्स अ गुड थिंग दैट एवरीबडी शुड डू। तो व्हाटएवर जो भी चीजें जो अच्छी है, जो हिंदुओं के लिए भी अच्छा करते हैं, तो वो तो अप्रिशिएट करने वाली चीज है। हाँ, मगर इलेक्शन के पहले ये जो पोलराइजेशन वगैरह की बातें हो रही है, वो ज्यादा भड़काना वगैरह ये सब बहुत होता है। डॉक्टर मल्होत्रा, डॉक्टर सुरैना मल्होत्रा, शरद पवार साहब ने हाल ही में नेशनल एनसीपी शरद पवार कॉन्फ्रेंस में कहा, प्रेस्ड आरएसएस सेइंग आरएसएस का बूथ प्लानिंग इज रिमार्केबल, उससे कुछ सीखना चाहिए। इस प्रकार से शरद पवार साहब फर्स्ट टाइम आरएसएस का
प्रेज करना, आरएसएस का गुण गाना। Now how do you see that? Because पवार साहब जब भी कुछ करता है कि बहुत दूरदृष्टि से करता है। Are we going to see something new things happening in the future? पवार साहब praising RSS. See, basically, I would say that I come from a party which is a very matured party and matured and educated party, and where पवार साहब तो of course मतलब जो भी अच्छी चीज है तो उसको appreciate करने में कोई बुराई नहीं है. I mean, it is not that all the time you have to talk about hate politics कि बाबा किसी को criticize करो. जो अच्छी चीज है उसको appreciate करने में कोई problem नहीं है. So definitely, I mean, लोकसभा इलेक्शन में I think RSS was not active, and विधानसभा इलेक्शन में RSS ने definitely काम किया. उन्होंने मतलब बूथ लेवल पे जाके काम किया, and जो भी एक घर घर में पहुंचे, जो भी उनका जो मैसेज होगा, मे बी हिंदुत्व का मैसेज होगा, जो भी मैसेज होगा, मगर उन्होंने जो बात की, जो घर घर में पहुंचाया, तो ये बात बहुत अच्छी है. प्रोबेबली यही बात मतलब हमारे कार्यकर्ताओं को भी सीखना है. जो भी मैसेज होगा, मे बी हमारा मैसेज सेक्युलरिज्म का होगा, मगर वो लोगों तक पहुंचाना है, ये बहुत अच्छी बात है. और डिसिप्लिन से जो करना है, उन्होंने काफी सारी मीटिंग्स भी ली वगैरह, तो ये पवार साहब की ये बड़ापन है कि जो भी अच्छी चीज है तो अप्रिशिएट करना. और वही कार्यकर्ताओं को भी मैसेज कि आप भी ग्राउंड लेवल तक पहुंचो, सब जगह पे जाओ, तो उसमें कुछ बुराई नहीं है. So this has nothing to do with प्रफुल्ल पटेल साहब inviting शरद पवार साहब के भाई आप दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं, अब तो चुनाव हो गए. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ दिखता नहीं है. नॉर वी हैव गॉट एनी ऑफिशियली एनी मैसेज फॉर सच अ थिंग. लेकिन मोदी जी और शरद पवार जी की बात हो रही है, वैसे बातचीत चालू है, लेकिन हमेशा ही बात रहती है ऐसी को बड़ी highly matured person in politics, so he understands. That's right. So I would say that Mr. Pawar and Mr. Modi have always shared a very cordial and very respectful relationship. I suppose when elections are not near, even Modi ji has praised Pawar साहब. Yes, and Pawar साहब has always praised Modi ji. Correct. फार्मिंग के बारे में भी उनको प्रेस किया है. Of course इलेक्शन के टाइम में नहीं करते हैं, वो बात अलग है. अच्छा, यहाँ पर अंबेडकर साहब, मैं ये बार बार न जाने कितनी मर्तबा ये बोल चुका हूँ. मैं एक बात बोलूं कि जी डॉक्टर मल्होत्रा बोलिए प्लीज. अभी संक्रांत बहुत नजदीक आ रही है, तो तिलगुल ज्ञानी गोड़ गोड़ बोला, so that is something, you know, we should be together, and जो भी लोगों के लिए जो अच्छे काम होने चाहिए. Very good. So we expect from all three of you at least a मिठाई का डब्बा in our office. तो thank you so much in advance. तो सर अंबेडकर साहब, ये बात मैं बार बोल चुका हूँ, न जाने कितनी मर्तबा यहाँ पर बोल चुका हूँ, आपके सामने भी बोल चुका हूँ पहले, कि जब बात हुई थी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के साथ, जब उनके लीडर सैयद शहाबुद्दीन साहब होते थे, हमारे आईएफएस में हुआ करते थे, वो इंडियन फॉरेन सर्विस के थे. ही यूज्ड टू लीड द बीएमएसी, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी. चंद्रशेखर जी की सरकार थी, अरुण जेटली साहब वहां पर थे, विष्णु हरि डलमिया जी वो विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट थे, वो थे, चंद्रशेखर जी खुद थे, और छोड़िए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी who was the finance minister in Chandrasekhar ji's, not finance minister, he was commerce minister in Chandrasekhar ji's government. Finance minister was यशवंत सिन्हा, तो वो भी थे. उनके सामने ये बात हुई थी और ये कहा गया था कि भैया ये 3 जगह हमको दे दीजिए प्लीज, बाकी सब चीज छोड़ दीजिए, सिर्फ ये 3 जगह हमको दे दीजिए. क्या? अयोध्या, काशी और कृष्ण जन्मस्थान मथुरा. हाँ, बाकी हम भूल जाएंगे, बाकी हमें कुछ लेना देना नहीं है. They did not agree. तो उन्होंने कहा देखिए आपके ऊपर है. And I remember Dr. Subramaniam Swamy and Arun Jaitley both gave the example of the Mahabharata where the Pandavas asked only for 5 villages कि 5 गांव हमें दे दीजिए. तो उनका रिस्पॉन्स बिल्कुल दुर्योधन वाला ही था कि सुई की नोक के बराबर भी हम जमीन नहीं देंगे. अब आप काशी को देख लें सर, बाकी सब चीज छोड़ दीजिए सर. इट इज हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड कि पहला काशी में जो पहला मंदिर था वो 1194 में डिमोलिश किया गया जब मोहम्मद घोरी वापस आया, एंड ही डिफीटेड द आर्मीज ऑफ जयचंद 1194. उसके बाद दोबारा उसको डिमोलिश किया गया 1230 में जब मंदिर बना, और इल्तुतमिश व्हेन ही वाज रूलिंग दिल्ली he had the whole thing demolished in about 1245. और उसके बाद सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी का बेटा, उसने तोड़ा. और उसके बाद 1669 में औरंगजेब ने जो राजा मानसिंह का बनाया हुआ मंदिर था, जिसमें बाय द वे बादशाह अकबर वाया हिज फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल, वहां उन्होंने खुद ने मुगलिया तिजोरी से कंट्रीब्यूशन अपनी दी थी काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए, उसको औरंगजेब ने तोड़वा दिया.
और उसकी जगह पर ज्ञानव्यापी मस्जिद बनाई। ऑल दिस इज रिकॉर्डेड। और तो और छोड़िए, औरंगजेब का फतवा भी है कि इसको तोड़ा जाए। मेरा ये कहना है, व्हेन एवरीथिंग इज क्लियर, व्हाई इजंट द मुस्लिम साइड एग्रीइंग टू हैंड ओवर द ज्ञानव्यापी मस्जिद ओवर टू द हिंदू साइड एंड से कि भाई ये आपका मंदिर है, हमें इससे क्या लेने देना। सर कितनी गुडविल बढ़ेगी पूरे हिंदुस्तान में, विनायक अंबेडकर साहब। ये बात जो है वो मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स जो है वो चाहते नहीं है, और दूसरी इसके पीछे कांग्रेस पार्टी है। आप जिस इवेंट की बात कर रहे हैं कि चंद्रशेखर जी के सामने कोई प्रपोजल था, जी मैं भी आपको याद दिला दूं कि उस समय एक फॉरेन ऑफिसर, इसके लिए चंद्रशेखर जी ने एक पुलिस ऑफिसर को इसका स्पेशल एसडीओ करके ये किया था, स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर करके नियुक्त किया था, और उन्होंने दोनों पार्टियों को समझा के एक समझौता हो अयोध्या राम मंदिर पर, ऐसी परिस्थिति तैयार की थी। मगर उसी समय जब कांग्रेस के ध्यान में आया कि ऐसा समझौता होगा तो हिंदू मंदिर बनेगा, तो चंद्रशेखर जी का जो सपोर्ट था कांग्रेस ने निकाल दिया, जी। और चंद्रशेखर जी का जो पीएमशिप था वो निकल गया। तो कांग्रेस के ये जो कारनामे हैं वो बहुत पहले से चले हैं। आप तो बोल रहे हैं 1980 के बाद की बात बोल रहे हैं, मैं बोलता हूँ 1949 में पंडित मदन मोहन मालवीय, इन्होंने पहले बार एक रामायण कथा समिति स्थापन की थी, और उन्होंने पहले पंडित नेहरू जी को ये ऑफर दिया था कि हमारे 3 मंदिर हमारे हवाले कर दो, फिर हम बाकी कुछ नहीं करेंगे। जी मगर उस समय से भी पंडित नेहरू जी का तो पूरा दिल नहीं था कि राम मंदिर के अगेंस्ट थे वो, उन्होंने ही राम लल्ला को ताला लगवाया था। उनके जो पोते थे जो राजीव जी गांधी, वो थोड़ा सा फॉर थे, मगर उनके जो सब सलाहकार थे वो अगेंस्ट थे। जी। और सोनिया जी गांधी ये 100% डेड अगेंस्ट थी, और उन्होंने ये जो अभी रिफर किया हमने 2013 का, वैसे तो मैं सीधा बोलता हूं कि सोनिया जी गांधी इस देश के हिंदुइज्म के डेड अगेंस्ट है, और इस देश का हिंदुइज्म आगे जब बढ़ने लगा तो पूरा कांग्रेस अपने ताबे में उन्होंने 1997 में ले लिया, जो अपने तले के पांव के तले उन्होंने दबा के रखा कि इधर का हिंदुइज्म ना बढ़े और भारत का हिंदू ये सबल ना हो। इसके लिए केवल उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दबा के रखा, और ये जो सब कांग्रेस के कार्यकर्ता है ये सब बात समझ नहीं पाए। जब उनके समझ में आई, वैसे अभी भी अयोध्या मंदिर का उद्घाटन का न्योता उनको दिया था, मगर क्या किया उन्होंने, वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहती थी या चाहती है कि उधर राम मंदिर बने और देश के हिंदुओं को एक समाधान मिले। इसलिए सोनिया जी गांधी ने, नेहरू जी ने शुरू किया, इंदिरा गांधी और राजीव जी गांधी इतने अगेंस्ट नहीं थे, मगर उनके ऊपर दबाव बना कांग्रेसियों का, और नेहरू जी के बाद में सोनिया जी गांधी इज डेड अगेंस्ट हिंदुइज्म। मैं तो बोलता हूँ वो देश में जो क्रिश्चियन मिशनरीज है उनको बढ़ावा देना चाहती थी, वैसा उन्होंने काम भी किया। आप देखेंगे तो पहले जब वो प्रेसिडेंट बनी तो उनके जितने भी पर्सनल सेक्रेटरी थे वो सब क्रिश्चियन थे, कोई भी हिंदू उनका सेक्रेटरी नहीं था। और एक जो अहमद साहब थे वो मुस्लिम थे, तो उनका पूरा बायस जो है इतने साल में वो पूरा सामने आया है। अंबेडकर साहब, विल कम बैक टू आरएसएस। आप आरएसएस से बहुत करीब से जुड़े हो। शरद पवार साहब ने तारीफ किया आरएसएस का, बूथ प्लानिंग आरएसएस का आउट ऑफ द वर्ल्ड, और दिस इज द वजह दैट विधानसभा में क्लीन स्वीप हो गए महायुति का। जितेंद्र आव्हाड कह रहा है कि शरद पवार साहब ने ठीक है तारीफ तो किया, बट आरएसएस का पॉलिसी राष्ट्रीय पॉलिसी नहीं हो सकता ना। ये आरएसएस का पॉलिसी राष्ट्रीय पॉलिसी क्यों नहीं हो सकता है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या यू आर डूइंग थिंग्स दैट आर एंटी नेशनल, व्हाई कांट इट बी राष्ट्रीय पॉलिसी? आव्हाड जी का कहना। आपने जो नाम लिया है जितेंद्र आव्हाड, ना उसको कोई वैचारिक बेस है, ना उसको कोई नीति है, ना नियत है। वो कैसे बात करते हैं हम जानते हैं, तो उसके ऊपर मैं नहीं कमेंट करना चाहता हूँ। शरद पवार जी ने जो बात किया है वो बात उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए किया,
उनके वो दिल से किया, वो दिल से चाहते हैं या दिल से बोलते हैं, ये मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि शरद पवार जी भी फेमस है। आज एक बात करेंगे, 10 दिन के बाद दूसरी उल्टी बात करेंगे। ऐसा कुछ और नहीं। इस महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा डिविजिव पॉलिटिशियन कोई रहा है आज तक, तो वो शरद पवार जी है। तो इसके बारे में भी हमने कोई समाधान उसमें नहीं है कि शरद पवार जी ने हमारा तारीफ किया, आपको कोई समाधान नहीं है, ना लेना देना है। आरएसएस अपना जो देशभक्ति का काम है, राष्ट्र निर्मिति का काम है, हिंदू समाज संगठन का काम है, वो गए 100 साल करते आई है और करते रहेगी। उसको किसी ने क्या बोला या क्या नहीं बोला, आरएसएस के ऊपर 2 बार गवर्नमेंट का बैन लगा है, वो पंडित नेहरू जी ने लगाया है, इंदिरा जी गांधी ने लगाया है, तो हम उसके भी परे गए हैं। तो इन लोग क्या बोलते हैं, इसको हमको कोई लेना देना नहीं है। हम हमारा जो विहित कार्य है, जो हमने हाथ में लिया है, उसको अच्छी तरह से करना, ये हमारा धर्म है और उसको हम निभाते रहेंगे। तो ये लोग क्या बोलते हैं, जितेंद्र जी क्या बोलते हैं, शरद पवार जी क्या बोलते हैं, इसका हमको कोई लेना देना नहीं है। Right. So let's go Dhone to साहब, Dr. Dhone. Dhone साहब. ऐसा दोरे ऐसा साहब, अम्बेडकर साहब ने जो 2 दिन से राहुल गांधी जी मिल्क शेक बना रहा था, मिल्क शेक केवेंटर्स, तो वो एंटरप्रेन्योर्स के साथ बैठकर तय कर रहा था कि इस देश के पॉलिसी क्या लोगों के फेवर में, एंटरप्रेन्योर्स के फेवर्स में, यंग बिजनेस हाउसेस के फेवर में। नतीजे पर पहुंचा राहुल गांधी जी, द सिस्टम डजंट जनरेट एंटरप्रेन्योर्स। हमारा जो बीजेपी ने जिस प्रकार से वातावरण बना दिया देश में, उसमें एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, यंग बिजनेसमैन उभर कर निकल नहीं पाएंगे। तो ये कैसे देखते हो आप? दोनों साहब, राहुल गांधी जो है, I'll come back to you, Abhishek साहब, या पूरी राहुल गांधी जी जो है वो जनता के बीच में जाके कभी ट्रक ड्राइवरों के साथ, कभी जो एंटरप्रेन्योर है, नए लोग जो है उनके साथ बैठ के चर्चा करते हैं, उनकी तकलीफें पूछते हैं कि क्या चल रहा है। तो लोगों में जाके हालचाल पूछते हैं, तकलीफें पूछते हैं, क्या उनको दिक्कत है, सब बातों की चर्चा करते हैं। तो इससे ही आदमी को जनता के बीच में क्या चल रहा है नॉलेज मिलता है, जनता की पीड़ा मालूम पड़ती है, तो वो कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, अभी अम्बेडकर साहब ने जो बोला सोनिया गांधी के बारे में, देखिए सोनिया गांधी के बारे में जो इन्होंने बोला कि वो एंटी हिंदू है, तो ये पूरी गलत बात है। देखिए सोनिया गांधी मूलतः जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी की है, लेकिन उनके राजीव गांधी के साथ जब उनके प्रेम हुआ और उन्होंने शादी की तो उनके घर वालों का विरोध था। उनके पिताजी शादी में नहीं आए थे, तो वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे अपने समाज में शादी हो और अपने देश में हो, लेकिन नहीं माने सोनिया गांधी। तो सोनिया गांधी ने शादी किए और इस देश में वो उनके पिताजी शादी में मौजूद नहीं थे, एक बात। उसके बाद सोनिया गांधी इस तरह से घुल मिल गई इस देश में कि आज भी लोग बोलते हैं कि देखिए कितने बाकी लेडीज भी जो है राजकारण की इतनी ये नहीं रहती, लेकिन सुशील सुसंस्कारी जैसे रहती है और उनको कोई पद की लालसा नहीं है, कुछ नहीं है। और उन्होंने इतना इस देश के हिंदू धर्म को भी उन्होंने जो अपनाया है, उनका नाम भी सोनिया रखा। उन्होंने अपने बेटों का नाम, अगर उनके दिल में रहता था उनके बेटों का नाम वो रखती थी क्रिश्चियन, लेकिन उन्होंने राहुल रखा। राहुल जो है गौतम बुद्ध के लड़के का नाम था, ऐसा मुझे जानकारी है। तो राहुल तो समझो इन्होंने, इंदिरा गांधी जी ने बोला होगा कि सोनिया गांधी को तो अब इतना जानकारी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने इस देश के हिंदू संस्कृति को अपनाया है। दूसरी बात, उन्होंने ऐसे लोगों में पूछा एक बार कि वो वसंत साठे जी जो है बोले चित्पावन ब्राह्मण है ना, तो ये लोकसत्ता जैसे अखबार में आर्टिकल ने किसी तो भी छापा था, लोकसत्ता में मैंने पढ़ा था, तो उनको यहाँ का पूरा सिस्टम मालूम था। उन्होंने पूछा भी था वसंत साठे, जो हमको बहुत आश्चर्य लगा कि वाह इतना कैसा क्या नॉलेज रख सकती है सोनिया गांधी, तो हमको भी ये लगा। तो देखिए वो जो कोई भी पद पे रहता है तो वो कोई ऐसा खुद का धर्म या जात ऐसा कट्टर कोई रहता नहीं। ये उनको सबको साथ में लेके चलना पड़ता, अपनी पार्टी बढ़ानी है, सबको साथ में लेकर। वो कोई मिशनरी काम थोड़ी करती है सोनिया गांधी, या क्रिश्चियन लोगों को बढ़ा देना। उन्होंने तो हर हिंदुओं को ही बनाया। अभी खड़गे साहब अभी अध्यक्ष है, इसके पहले सीताराम केसरी अध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री जो बने जो नरसिंह राव, वो भी सोनिया गांधी जी के सलाह पे बने। मनमोहन सिंह जो बने, तो ये पूरा इतिहास है। उन्होंने कहा क्रिश्चियन लोगों को ज्यादा, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिया होगा, राजीव जी के वक्त से चले आए, वी जॉर्ज वगैरह ये लोग, तो ये लोगों को थोड़े बहुत तो साथ में रखना बोलना चाहूंगा। ढोने साहब,
अभी अभी अंबेडकर साहब ने एक नाम लिया ना, अहमद पटेल। जी, अहमद पटेल साहब का। और हाँ, अहमद देखिए, पटेल, अहमद पटेल वो बहुत अरे सर पूरी बात तो था। सुन लो। अहमद पटेल साहब नरेंद्र मोदी जी के बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे। नहीं, वो सबसे ये closest थे। जो दो लोग हैं, देखिए दो लोग जो है अहमद पटेल के वजह से है, अमित शाह और मोदी जी, ये जी। तो जेल के सलाखों के पीछे रहते थे दोनों के दोनों। Correct। ये तो तड़ीपार थे, अमित शाह को तो तड़ीपार किया था, ये तो दोनों भी जेल में जाते थे, उनको बचाने का काम अमित शाह ने किया। अहमद तो ये पटेल ने, तो अहमद गलत- पटेल, अहमद पटेल। हाँ, अहमद पटेल, सॉरी, अहमद पटेल ने किया है ये काम, सब अहमद पटेल के कारस्तान है। सब अहमद पटेल तो मिले हुए थे इनसे, मोदी जी के साथ और इनके साथ, अपने अमित शाह के साथ, इन्होंने उनको बचाने का काम किया है, यही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको छोड़ा नहीं वैसा, जब उनको पूरी पूरी गिराने की कोशिश किए थे राज्यसभा इलेक्शन में, तो ये उनके मालूम नहीं क्या संबंध थे, लेकिन ये तो हुआ है। जी। और देखिए अंबेडकर साहब, मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि ये जो कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो पार्टी का प्रमुख रहता है उसके दिल में ये बात रहती नहीं। देखिए, मैंने अबू आसिम आजमी जो है समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके साथ मैंने 14 साल काम किया, मैंने उनको करीब से देखा है। कोई कट्टरवादी नहीं रहते लोग, ना उनके बारे में कोई ऐसा मुसलमान हिंदू ऐसा कुछ नहीं रहता। अभी आपको एक बात बोलता है, इस देश का, स्वतंत्र भारत का सबसे कट्टर मुसलमान अगर कोई आप मुझे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा बैरिस्टर जीना, ये सबसे कट्टर मुसलमान थे, कि जिन्होंने देश के धर्म के नाम पे देश के दो टुकड़े किए। आप जानते हैं उसकी क्या है, उसकी पार्श्वभूमि? जीना के जो दादाजी का नाम था प्रेमजी भाई ठक्कर, जी। वो लोहाना गुजराती थे जी। उनके पिता भी लोहाना गुजराती थे, उनके दादाजी भी लोहाना गुजराती थे। जब ये बच्चे पैदा हुए तो उन्होंने मुसलमानों के नाम रखे, तो मुस्लिम नाम रखे। और इस्लाम में जो है दारू पीना निषिद्ध है, दारू पीना चलता नहीं। बैरिस्टर जीना रोज दारू पीते थे, बैरिस्टर जीना रोज दारू पीते थे। और कोक भी खाते उनका थे। ऐसा है कि हर संडे, हर फ्राइडे को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना जरूरी है मुसलमानों के लिए। रोज मस्जिद में नहीं गए तो चलता, लेकिन फ्राइडे को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना चाहिए। आज तक नहीं गए। तो जीना कभी मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़े सर, और तो हैम ये सैंडविचेस कहा कि खाते थे। नहीं, हैम उसके बाद हैम सैंडविचेस भी खाते थे सर। और वो हाँ, कहां पर, ये वो- भी मैं आपको बता दूं, फोर्ट में, हाई कोर्ट के सामने देयर यूज्ड टू बी अ ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट. It has been replaced by something really terrible and ugly. It used to be called the Wayside Inn. That was his favorite place. और इसके बारे में कौन लिखता है? उनके खुद के सेक्रेटरी एमसी छागला, मोहम्मद करीम छागला साहब लिखते हैं कि वो वहां पे his favorite dish was pork, that is ham sandwiches. along with wine. तो ऐसा नहीं है सर, लेकिन जहां तो तक, ये लेकिन भाई एक वही चीज तो हो रहा है, नहीं कि वो सर, कहाँ लेकिन एक कट्टर चीज है मुसलमान थे? सर, धोरे साहब कहाँ कट्टर? करेक्ट है, नहीं थे, लेकिन धोरे साहब जो अंबेडकर साहब ने कहा उसमें काफी तथ्य है। क्या तथ्य है सुनिए। नहीं। मैं सोनिया जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। सर, कांग्रेस को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह ऑब्जर्व किया है। कांग्रेस आज तक कभी टोटली सेक्युलर नहीं रही। कांग्रेस को यह समझ में नहीं आता है कि हम साधु संतों के साथ रहें, हिंदुओं के साथ रहें। अरे भाई, आपने ताला तोड़वा दिया अयोध्या का, आपने कहा वहां पे आरती हो सकती है, फैजाबाद कोर्ट ने अब वो क्या है वो भी दे दिया निर्णय। और उसके बाद आपने शाहबानो केस में पूरा का पूरा जो इनहेरिटेंस लॉ था, डिवोर्स लॉ था, उसको उल्टा कर दिया। क्योंकि सब दोनों तरफ नहीं चलता ना। कांग्रेस का है, आप अपनी भूमिका तय करें कि असल में आप है क्या। आप इधर भी ठीक, इधर भी जाएंगे, उधर भी जाएंगे, उसको भी आप प्लीज करेंगे, उसको भी प्लीज करेंगे, वो नहीं चलता है सर। लेट्स बी वेरी क्लियर। और तीसरी बात, प्राण प्रतिष्ठा में जितने भी कांग्रेस के लीडर थे सबको न्योता दिया गया। खड़गे जी को, सोनिया जी को, राहुल जी को। सर, जाना चाहिए था। मेरी समझ में अग्रसर होकर सबसे पहले जाना चाहिए था और आपको क्लेम करना चाहिए था कि ये तो हमारी वजह से बना है, क्योंकि ताला तो हमने तोड़वाया। अब आप बोले ढोने साहब, बोलिए सर। ऐसा है सर, देखिए वो उस वक्त जो है ना, कांग्रेस की ऐसा था कि भाई ये मंदिर अधूरा है, और शंकराचार्य ने भी विरोध किया था। और उस वक्त वो जो महीना था, उस वक्त वो कोई पवित्र महीना नहीं था हिंदू धर्म के हिसाब से, इसीलिए उस दिन कोई शुभ मुहूर्त नहीं था। अरे सर, फिर भी इन्होंने सबसे अप्रैल में शुभ जो इलेक्शन दुल्हे होने साहब, वाले हैं, इतना बढ़िया मुहूर्त नहीं था कोई। हिंदू परिषद के हिसाब से सबसे शुभ दिन था पूरे सेंचुरी में। वो जो दिन तय किया था, नहीं, ऐसा नहीं था। पूरे नहीं, वो महीने में देखिए, हम वो महीने में हिंदू लोग ना कोई शादी रखते हैं, ना कोई मुहूर्त निकालते हैं।
इतना ही नहीं, वो लड़का लड़की अच्छा देखने का अच्छा सर, प्रोग्राम एक भी नहीं चीज रखते है हैं। इसके पहले कि मैं वापस अंबेडकर साहब के पास जाऊं, बिकॉज अंबेडकर साहब रेज फिंगर। एक छोटी सी बात बताइए डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा, दिस इज समथिंग वर्थ लिसनिंग टू। सर, डू यू नो व्हेन द सोमनाथ मंदिर वाज इनॉग्रेटेड? सोमनाथ मंदिर वाज कंप्लीटली इनकम्प्लीट। जब सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ, आदरणीय सम्माननीय पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों, इनकम्प्लीट था मंदिर। मंदिर तो 6 साल के बाद बना है। अगर वो ठीक था तो ये ठीक क्यों नहीं है? अब आप बोलें धोने साहब। नहीं नहीं, उस वक्त वो भूमि पूजन किया होगा उस सर, वक्त। भूमि पूजन के बाद उद्घाटन हुआ 1 साल के बाद। क्या बात कर रहे हैं सर? देख लीजिए, चेक कर लीजिए सर, सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ 1 साल के बाद। पूरा मंदिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों खुद and he went in spite of the opposition of the then Prime Minister मिस्टर Nehru. मोदी और मिस्टर नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और 6 साल के बाद जाकर के मंदिर बनाए। सर, क्या बात कर रहे हैं सर? ऐसा तो मत करिए। अंबेडकर साहब, अंबेडकर साहब, यू वांटेड टू से समथिंग, प्लीज गो अहेड। हाँ, पहले तो कैसा है कि इन्होंने जो बात किया उसमें सबसे गलत बात किया कि राहुल गांधी बोल रहे कि युवकों को संधि नहीं मिल रही। अभी शायद ये साहब को ये प्रोग्राम मैं बता दूं जिसको स्टार्टअप इंडिया बोलते हैं, और ये स्टार्टअप इंडिया में आज 80,000 सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इंडिया में है, सब यूथ है, और यूथ को अपॉर्चुनिटी स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत मोदी जी ने दी है। दैट इज फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2, कोई भी आदमी यदि ट्रक ड्राइवर के सीट पे बैठ के फोटो ऑप करता है तो वो ट्रक ड्राइवर के जो प्रश्न है, उनकी जो समस्या है उसको समझता है। ये खाली राहुल गांधी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पॉसिबल है। तो ये तो है बात बिल्कुल गलत है। तीसरी बात ऐसी है, ये जो बोल रहे हैं सोनिया जी गांधी एक बार कोई बड़े पद पे जाने से सब धर्म विर्म भूल जाती है, तो मैं ये साहब को जो माहिती देना चाहता हूँ, इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैंने जो बात की वो उनके पर्सनल सेक्रेटरीज की बात की, जिसमें एक टॉम वडक्कम नाम था, जो बाद में कांग्रेस में फ्रस्ट्रेट होके ये भाजपा में आए थे। उन्होंने सब बातें मीडिया के सामने खोली हुई है कि सोनिया जी की कोटेरी जो थी, जो इंटरनल लोग थे, वो सब पूरे क्रिश्चियन थे और कोई धर्म का कोई भी आदमी उसमें अलाउ नहीं था। और अहमद जी को आज ये गाली दे रहे, यही अहमद जी के सलाह पर सोनिया जी ने मोदी जी को मौत का सौदागर बोला था, जिसके वजह से कांग्रेस का पूरा गुजरात में सत्यानाश हो गया। तो ये क्या बात कर रहे हैं कि सोनिया जी बहुत धर्मनिरपेक्ष है? सोनिया जी ने इस देश में हिंदुओं को दबाने का इतना कड़ा प्रयास किया, जिसका एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहता हूँ। बाटला हाउस एनकाउंटर में जो अतिरेकी लोग थे वो मुस्लिम समाज के थे करके सोनिया जी गांधी को जाकर उधर रोना आ गया। मगर जब जब कोई निरपराध हिंदू की हत्या हो गई मुस्लिम टेररिस्ट के तहत, तो कभी भी सोनिया जी को रोना आया नहीं है। ये पूरे दुनिया ने देखा है। तो सोनिया जी धर्मनिरपेक्ष है, ये बात छोड़ दीजिए। उनके जो काले कारनामे थे वो सक्सेस नहीं हो गए, क्योंकि इस देश का हिंदू भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इकट्ठा आ गया और उन्होंने सोनिया जी का जो सब काली करतूतें थी उसको मिटा दिया। जी डॉक्टर मल्होत्रा, शरद दावा पवार किया है साहब कि हिंदू सर डॉक्टर हिंदू मल्होत्रा- भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इस बात को मैं मानता नहीं। देखिए 2014 की बात है, 31% भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं के वो टोटल वोट मिले, हिंदुओं के नहीं बोले, टोटल वोट 31% मिले। 69% वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गए, लेकिन वो बिखर गए थे। 100 में से 31% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, 69% लोग विरोध में गए। अब ऐसा समझ के चलिए 15-16% मुस्लिम समाज के वोटर होंगे, उसमें 15-16% में 9% लोगों ने वोटिंग किया होगा मुसलमानों ने। 9% मुसलमानों के वोट आप निकाल भी दीजिए तो भी इस देश के 60% हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट ये दिया। डिस्कशन तो हुआ ही। ये जो आंकड़ा है सर 2019 में 37% पे आ गया था कि 37% वोट मिले भी भारतीय जनता पार्टी को। उस वक्त भी 63% वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में गए थे, जो उसमें हिंदुओं के परसेंट 9% उसमें निकाल दे, 10% निकाल दीजिए, 53% हिंदुओं ने उनके खिलाफ में वोट किया था, ऐसा समझ के चलिए। 37% ही हिंदू उनके साथ में थे। और अभी तो 2024 में तो उससे भी खराब पोजीशन हो गई इनकी। अभी तो 240 सीटें आई। जी प्रदीप जी। डॉक्टर मल्होत्रा, जब मंथन हुआ, मंथन में
शरद पवार साहब ने ठीक कहा, बट अमोल कोले जी ने आलोचना किया, बोले कि कांग्रेस अभी तक अपने नींद से जागा नहीं है, यानी कांग्रेस हैज नॉट वोकन अप फ्रॉम द स्लीप दैट दे आर इन। आगे जाके उन्होंने संजय राउत का भी आलोचना किया। तो अलग अलग नाना पाटोले का आलोचना किया, विजय टिवार का आलोचना किया, संजय राउत का आलोचना किया, बार बार यही कहा कि इनके जो अलायंस के जो धर्म उन्होंने फॉलो नहीं किया, इसलिए वी लॉस्ट द विधानसभा इलेक्शन। अमोल कोले इतने खुलकर अलायंस पार्टनर्स को आलोचना करना, हाउ डू यू सी दैट? इज दैट ट्रूथ इन दैट, डॉक्टर मल्होत्रा? अभी ये जो उन्होंने बोला वो दैट इज हिज पर्सनल, उनका पर्सनल ओपिनियन होगा। जो उन्होंने उनके जो एरिया है वहां पे उन्होंने जो देखा वो उन्होंने मतलब बात कही थी। जनरली मतलब जो पवार साहब ने जो बोला, हम लोग उसी पे मतलब सोच विचार कर रहे हैं कि क्या है, व्हाट इज द फर्दर रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए। डेफिनेटली लोकसभा के बाद में विधानसभा में everybody, I'm not saying any particular party or something, everybody should have given a better performance. That definitely we believe in that. And of course बाकी काफी सारी बातें हो गई थी towards the end, media also बटेगा तो कटेगा and all that, सब काफी polarization वो सब बातें भी हुई थी end में। So anyway, but so, Dr. Malhotra, the fact remains, yes, ma'am, the fact remains that the MVA didn't work. Let's be very clear. Sharad Pawar Sahab worked, which is why you got the number of seats you got. You wouldn't have got those also, but you got those seats. Look at Uddhav Thackeray. Uddhav Thackeray actually got 20 seats. He got 10 seats in Mumbai and 10 seats out of Mumbai in Marathwada and elsewhere. Konkan, he was completely wiped out. But the fact remains that the Congress didn't work. Let's be very clear. I have never seen the Congress so laid back. I have never seen such laziness in the Congress. I am not joking. I have been covering politics since 1981 and I have been in Mumbai since 1993. I have not seen the Congress so laid back as it is now. With the NCP, situation was slightly different. Apart from Ajit Dada Pawar, who won by, I think, over 1 lakh votes, 1,15,000 votes, the rest of the contests are very close. You know, it could have gone either way. But Mr. Kole is not wrong. The Congress still thinks it is the ruling party of India by birthright, very frankly. So they don't work. I am telling you, in Mumbai they didn't work. We know for a fact. Nobody came to visit us from the Congress. I have said this again and again and again. From the BJP, there were 4 visits to my building alone. और सबको मालूम था कि यहाँ पे ज्यादातर बीजेपी के सपोर्टर रहते हैं, उसके बावजूद आए लोग। और तो और छोड़िए, एक जगह है जुहू गली in Mumbai. You are from Mumbai, you know about it. It's a predominantly Muslim area. The BJP got almost 36% of the votes from there. अब आप बताएं मैम, how do you expect the MVA to win? बोलिए। That's what there is the ground level that coming, going to the ground level, as you very correctly said, going, house to house and all these things. I think they definitely lack. So that is what that is the reason Pawar Sahab said whatever RSS did, going to every household, that was a very important thing to do. So that is what a lesson to be learned for everybody, I guess. Yes. Dr. Dhone. No, I just want to answer. Jayant Patil का resignation का मांग सभी ने किया. बोले we need to have a young chief, Dr. Malhotra. Dr. Surendra Malhotra demand था within the NCP Sharad Pawar faction, Jayant Patil should resign and a young leader should come who can give more time. No, ये तो जयंत पाटिल जी ने कहा कि 8 दिन का मुझे मोहरत दो में, तो क्या ये हम लोग कुछ जयंत पाटिल जी का रेजिग्नेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, जयंत पाटिल जी का रेजिग्नेशन, जयंत पाटिल जी ऑल्सो डिड हिज वर्क, तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, काफी सालों से कर रहे हैं और उन्होंने डेफिनेटली पार्टी को बढ़ाने की पूरी कोशिश की है और काफी तक, आई मीन लोकसभा इलेक्शन में आपने देखा ही है, लोकसभा इलेक्शन एवरीथिंग वर्कड आउट वेरी वेल. It is not. It is just like somebody has. It's unfortunate thing what has happened in Vidhan Sabha election. Probably after Lok Sabha, we would have been more vigilant. So Jayant Patil Sahab stays. And EVM machine, everything. I mean, that is always the case when somebody loses. It's like the blame game does go on. And of course, new person should come and all. That is always the demand because our party believes in giving, this thing. Pawar Sahab always say that the new person should come. But Jayant Patil has always done a very good work. Wonderful, right? I wanted to speak to Dr. Dhone. 1 second. He's a very matured and very understanding. I wanted to speak to Dr. Dhone and then I'll go
टू विनायक अंबेकर साहब फॉर समिंग अप। डॉक्टर ढोने, ये बात हमारी पहले भी हो चुकी है, आज भी मैं आपको सामने सर, आज भी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं, बॉम्बे में, मुंबई में, सॉरी, आज भी बीजेपी के जो लोग हैं ना, आप जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर हम हमेशा सच बोलते हैं, कड़वा हो सच हो जो भी हो, सर आज भी बीजेपी के लोग काम कर रहे हैं, दे आर स्टिल वर्किंग सर, दे आर ऑन इलेक्शन मोड 24/7। आप किस दुनिया में रह रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं। कांग्रेस के लोग जो हैं, कोई मिल नहीं रहा, कोई कहीं नहीं है, आप आ जाते हैं सर चैनल के ऊपर बोलने के लिए, हैट्स ऑफ टू यू। आप जैसे लोग चाहिए कांग्रेस को, जो होनहार हों, काम करने वाले हों। इनफैक्ट मुझे तो लगता है डॉक्टर ढोने आपकी जगह बीजेपी में है, कांग्रेस में है ही नहीं, वेरी फ्रैंकली, क्योंकि यू डोंट रिप्रेजेंट द कांग्रेस कल्चर। सर कांग्रेस का तो कल्चर ऐसा है कि आराम से अब खटिया पे बैठ जाओ, हुक्का पियो, जब चुनाव आएगा उसके बाद देखेंगे। सर ये कल्चर कब खत्म होगा, ये बताएं आप। मैं मानता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह पास हुए, 7 दिन की मॉर्निंग थी, बट सो व्हाट। अब आप बोलें सर प्लीज। नहीं सर, आप जो बोल रहे सही है, ये बात हमने भी बोली है कि हमारे यहाँ पे जो बीजेपी के अमरावती के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के अनिल बोंडे आके गए पिछले हफ्ते जी, 15 दिन हो गए, और उन्होंने मीटिंग लिए जिला परिषद महानगर पालिका ये जो स्थानिक स्वराज्य संस्था की इलेक्शन की। तो हमने बोला है पार्टी में कि भाई जब अभी ये जीतने के बाद हम इनकी सरकार बनी, ये लग गए तैयारी में। तो हमने नाना पटोले जी की माता जी का जो निधन हुआ उसमें हम गए थे, तो उस वक्त भी हमने बोला कि सर इस कुछ करना पड़ेगा, ये लोग तैयारी में लग गए अपनी पूरी करना। ये तो हकीकत है, आप जो बोल रहे सही है। तो अभी पार्टी के डॉक्टर धोने साहब, बीजेपी का अंबेडकर साहब ने चालू कर दिया घर चलो अभियान। घर चलो अभियान, ये चुनाव हो गया, उन्होंने मेंबरशिप और जोड़ने का काम किया, और आप लोग से बोलते रहे कि लोकसभा के बाद बीजेपी ने 50 लाख लोग कैसे जोड़े, 72 लाख, राहुल गांधी ने कहा 72 लाख लोग महाराष्ट्र में कैसे जुड़े, ऐसे जुड़े। अंबेडकर साहब और सब लोग लगे काम पे, बीजेपी के घर चलो अभियान, मेंबरशिप और बढ़ा रहे। इलेक्शन जो वोटर्स है वो जिला परिषद और बीएमसी का चुनाव का तैयारी कर रहे हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का। आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, और चुनाव होने के बाद बोलेंगे आप 50 लाख और कैसे जुड़ गए, बिकॉज इनका टारगेट है 1.5 करोड़ और जोड़ना, अंबेडकर साहब। और बाद में आप कहेंगे कि ये कहां से जुड़ गया, ये जुड़ रहा है, दिख रहा है, मेंबरशिप ड्राइव चालू कर दिया लोगों ने। नहीं, ऐसा है कि 6 महीने पहले जो वोटिंग हुआ था, तो वोटर की जो संख्या है, टोटल वोटरों की संख्या में 6 महीने में इतने कैसे क्या बढ़त हुई, ये ऐसा पूछा था। वो हकीकत है, ऐसा होता नहीं, इतने बढ़ते नहीं है। मगर अभी इनका अभियान चल रहा है, अंबेडकर साहब आपका अभियान चल रहा है, टारगेट भी दिया सब लोगों का, तो बढ़ने वाले जितने वोटर्स है, जो बच्चे नए एलिजिबल है, वो सब वापस एनरोल हो जाएंगे महाराष्ट्र में। अंबेडकर साहब, यू वांट टू से समथिंग? यस, हमारा कल शिरडी में अधिवेशन है, आज से बहुत सारे लोग उधर जा रहे हैं। कल बड़ा अधिवेशन होगा, 15,000 लोगों की कैपेसिटी का मैदान बुक किया है, और वहाँ से हम महाविजय रैली उसको नाम दिया है। मगर उसके पहले, उधर जाने से पहले हमारे पुणे में कितने मेंबर होने चाहिए उसका एक टारगेट दिया था, वो अच्छी तरह से अचीव हो रहा है। और हमारे पार्टी के अध्यक्ष आके पुणे के हर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके सदस्यता अभियान चला रहे ग्राउंड लेवल में। आप जैसे बोला कि घर चलो अभियान, लास्ट संडे को घर चलो अभियान था, एक 4 घंटा का टाइम निकाल के हर व्यक्ति कितना घर में जाना है उसका नियोजन हुआ था। हमारी पार्टी हमेशा कोई प्रिंसिपल्स के लिए, कोई एक तत्व के लिए काम करने वाली पार्टी है। अभी जो बाकी की पार्टियां मेरे साथ बैठी है वो सब व्यक्तिवादी, वंशवादी, एक फैमिली की पार्टी है, तो ये फर्क रहेगा। आपने अभी बात किया था कि जयंत पाटिल को हटाओ करके नाराज शुरू हो गया, ये भी माननीय शरद पवार जी की ही स्ट्रेटेजी है, क्योंकि उनको रोहित पवार को अध्यक्ष बनाना है। ये सबके ध्यान में आता है, जो पॉलिटिकली वाइज है उनके ध्यान में आता है। भले आप उसको कोई भी कलर दे कि नया अध्यक्ष लाओ, यूथ अध्यक्ष लाओ, तो ये सब चलते रहता है। ये जो बेसिक डिफरेंस है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी और नेताओं की पार्टी, ये बेसिक डिफरेंस है। नेताओं की पार्टी का समय खत्म हो गया था, ये 2024 के इलेक्शन के बाद इनको लगने लगा कि हमारा समय वापस आया है, मगर वो समय नहीं है। जनता समझ गई है,
2024 के लोकसभा इलेक्शन के समय में इन्होंने पब्लिक को गुमराह करने का, झूठ नैरेटिव सेट करने का ट्राई किया था और फॉरेन मदद के साथ उन्होंने वो जो सब सोशल मीडिया है उसके थ्रू चलाया, मगर उस सोशल मीडिया को हमारे पार्टी ने और आरएसएस ने घर टू घर, पर्सन टू पर्सन संपर्क करके पूरा निरस्त किया करके ये रिजल्ट अपने को देख रहे हैं। और यहाँ तो मैं ये एक और चीज बताना बेसिक चाहता हूँ डिफरेंस सर। रहेगा। जी नहीं, अंबेडकर ऐसा है साहब, सर, ये जो रिजल्ट एक मिनट सर, ये सर, डॉक्टर ढोने, आरएसएस ने डॉक्टर ढोने बात सुन लें। या ये से इसके वजह से नहीं आया सर, डॉक्टर ढोने एक बात तो सुन लें, एक छोटी सी ये बात सुन लाडली लें। बहनों की वजह से आया है, जी, इतना ऐसा correct होता है। नहीं। I agree with you. 7,500 दिवाली के वक्त एक आई एग्री विद यू सर, एक सेकंड डॉक्टर ढोने प्लीज, डॉक्टर मल्होत्रा, Yes. अंबेडकर हुआ नहीं क्या? साहब, ये सुनने वाली बात हुआ नहीं है क्या अभी? सर, ये सुनने अच्छा, वाली ठीक है बात है, सर, बोलिए सर, बोलिए सर। सुनने वाली बात है। आज बोलिए अंबेडकर साहब, मैं बोलिए। आज की बात कर रहा हूं, आज टुडे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और वो सब वहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेता है, अरुण देव साहब हो गए, हमारे क्या नाम है इनका, मोहन वेद पाठक साहब हो गए, विजय अरोड़ा साहब के जो सुपुत्र हैं फरहाद विजय अरोड़ा वो हो गए, इन सब लोगों ने मुंबई के सारे यूथ का एक आर्ट एंड क्राफ्ट्स कंपटीशन किया था। कब किया था? 1.5 महीना पहले। आज सबको इकट्ठा किया वर्सोवा में। आपको मालूम है 10,000 से ज्यादा टीनेजर्स वहां पर आए हैं, some of whom are voters, some of whom will become voters in the next couple of years. They will remember that it is the BJP that gave them so much of encouragement. तो उनका काम तो हमेशा चलता रहता है सर, आज भी, मैं तो आज की बात कर रहा हूं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से मुझे ऐसा कोई समारोह नहीं दिखा। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, एक जमाने में दिखता था सर, जब आप सेवा दल आपका बहुत अग्रसर था इन चीजों में। तारिक अनवर साहब सेवा दल के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं वो कौन लोग हैं जो आज की तारीख में वो अभी भी हैं। राहुल गांधी के आसपास जो अभी भी लोग हैं जो कांग्रेस का असली कल्चर है वो सामने नहीं आने देते, डॉक्टर ढोने। तो मुझे लगता है आपको बीजेपी से सीखना पड़ेगा। ढोने साहब ने अनाउंस तो किया है, कांग्रेस ने अनाउंस किया है, जय बापू, जय भीम, जय संविधान, हर जगह चौपाल लेंगे आप, मगर लेता कोई नजर नहीं आ रहा ढोने साहब। नजर नहीं आ ऐसा रहा। है सर, देखिए ये जो बोले कि फेक नैरेटिव नहीं था, लोगों को लग रहा था कि 400 सीटें नहीं, लोकसभा में क्यों आ रहे और विधानसभा में क्यों जीते। बोल रहा हूँ लोकसभा में इसलिए आ रहे कि इन्होंने बोले 400 सीटें, लोगों को लगा इनको 400 सीटें क्यों चाहिए, 272 पे सरकार चलती है, इनको 400 सीटें चाहिए क्योंकि इनको संविधान बदलना है। इनके अयोध्या का जो खासदार था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसने सांसद ने बोला था कि हम बदल देंगे, संविधान बदलने की 400 सीटों की जरूरत है। हेगड़े साहब ने भी बोला था, दिल हेगड़े में साहब, बात पहुंच गई कर्नाटका थी, ये बात लोगों के दिल में बस गई थी, ये संविधान बदलने वाले हैं, तो हम तो बोलेंगे ये संविधान बदलने वाले हैं, ये इनकी ये तो जी बोलिए तो बोलिए सर, इसीलिए बोलिए। ये हुआ, लोग संविधान के बारे में लोगों के दिल में आस्था है, इसीलिए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा था। वो 400 सीटों का दावा करती थी, 240 पे आ गए। एक बात ये विधानसभा में लाडली बहना जो योजना है उसके वजह से जीते, दूसरा कोई कारण नहीं है। 6 महीने में इतना क्या फर्क पड़ गया कि पहले भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई महाराष्ट्र में, और 6 महीने में इतनी सीटें आ गई। 7,500 रुपए दिवाली के वक्त एक एक लेडीज के खाते में गए, तो उनकी दिवाली भी अच्छी हो गई। तो लोगों को लगा चलो कोई इन्होंने पैसे दिया, और इन्होंने बोले कि अगर इनकी सरकार हमारी नहीं आए तो बंद हो जाएंगे। तो गरीबी बढ़ गई है, मोदी जी के राज में बहुत गरीबी बढ़ गई है, लोगों को 2,500-1,500 रुपए भी रकम भी बहुत बड़ी लगने लगी है, क्योंकि आई होप द कांग्रेस एंड द एनसीपी हैव लर्नड देयर लेसन। डॉक्टर सुरीला मल्होत्रा, आई होप यू लर्नड योर लेसन। नो, एक ही घर में तो कितने सारे लेडीज को दे दिए, अब उस टाइम तो एक ही घर में कितने लेडीज को दे दिए, और अभी नहीं, जो गवर्नमेंट सर्विस पे है, जिनके नाम से ट्रैक्टर है, जो गवर्नमेंट सर्विस पे, उनको भी दे दिए गए। अभी उसकी चटनी चालू है, 20 लाख लेडीज। सर आप ये बोलते रहिए मैम, आप ये बोलते रहें और बीजेपी को और भी ज्यादा वोट मिलेंगे। वेरी फ्रैंकली डॉक्टर मल्होत्रा, अंबेडकर साहब ने सबसे बड़ा चार्ज आप पे लगा दिया। डॉक्टर सुरेंद्र मल्होत्रा ये कहा कि रोहित पवार को शरद पवार साहब खड़ा कर रहे हैं, रोहित पवार को शरद पवार साहब खड़ा कर रहे हैं, जयंत पाटिल जी को। इट्स अ सीरियस चार्ज। देखिए सर, नहीं, डॉक्टर मल्होत्रा को पूछ ले तो शरद पवार जी क्या रोहित पवार जी को प्रमोट कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, शरद पवार जी ऐसा कुछ करते नहीं है। ये तो क्या इलेक्शन के बाद में कोई भी कुछ भी बोल सकता है, हार गए तो कोई अपनी अपनी बातें बोलता रहता है।
सी द बेस्ट थिंग इज हमने क्या किया, खुद ने क्या किया, ये बात सोचनी चाहिए सभी को, सभी कार्यकर्ताओं को। खुद ने क्या किया, खुद ने कहाँ कमी पड़ गई, ये बात सोचनी चाहिए देन टू सिट डाउन एंड ब्लेम समबडी। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए ऐसा है सर, शरद पवार जो है हमेशा सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। उन्होंने रोहित पाटिल जो है पहली बार चुनाव जीते, आर पाटिल का लड़का, उसको प्रतोद बनाया पार्टी का। ऐसा नहीं है, उन्होंने इनको अजित पवार को बाजू में रख के छगन भुजबल साहब को बनाया था, जो हार गए थे विधानसभा में, उनको विधान परिषद में लिया, विरोधी पक्ष नेता बनाया था। उसके बाद उन्होंने धनंजय मुंडे जो है उनको भी विधान परिषद में लेके उनको विरोधी पक्ष नेता बनाया। सोशल इंजीनियरिंग का काम शरद पवार साहब करते हैं और कोई परिवारवाद की बात नहीं रहती। राइट। जो अच्छा काम करता है उनको लेके चलते हैं। ऐसा विनायक अंबेकर साहब, बिफोर वी लेट यू गो, बिफोर वी क्लोज द शो, just one small little piece of news. Ma'am, just one small piece of news for everybody. Whereas the Reserve Bank of India has projected that the Indian economy will grow by 6.4% in 2025. ऐसा Reserve Bank of India ने कहा है। IMF, World Bank, Deloitte, Morgan Stanley, Standard & Poor, their analysis has come. They have projected a growth rate of 7.2%. International agencies have more faith in India than our own statutory bodies, and I think that says something. That really and truly says something. All right, thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। और एक बार फिर रामलला प्राण प्रतिष्ठान की पहली जयंती पर आप सब लोगों को जय सिया राम, हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much. Thank you. Well, that's just about it. The Congress won't learn. I don't think they'll learn. Because Pradeep ji, I was very surprised today because Farhad is the son of a very dear friend, Vijay Arora Saab's son, the same gentleman who played Meghnad in Ramayan. He's now with the BJP. He told me that 1.5-2 months ago they already started working on getting all the youth towards the BJP. Abhiyan, they have given a target and every dedicated BJP worker out on the roads collecting membership, increasing their membership, making eligible voters who are new voters, transforming them into BJP. So how do you beat that? How do you defeat that? You have to beat that with the competition only. I mean, आप खुद ही करो। आप now you are saying voters कैसे बढ़ गए? ये दिख रहा है आपको कैसे voters बढ़ गए? ये लोग मेहनत कर रहे हैं, वोटर्स को बढ़ा रहे हैं, और आप चुनाव के बाद बोलेंगे आप बताओ कि विधानसभा के बाद इतने वोटर्स कैसे बढ़ गए, चुनाव म्युनिसिपल इलेक्शन तक इतने बढ़ नहीं सकते। तो आंकड़ा दिख रहा है ना सर, दे वर्किंग टुवर्ड्स इट and you are not working. And you are not working at all. You have forgotten that issue. जय भीम आपने you forgotten issue. अम्बेडकर इशू आपने छोड़ ही दिया। कहाँ गए आप? कुछ कर ही नहीं रहे सर। अम्बेडकर इशू छोड़ दिया, परभनी का इशू छोड़ दिया। yes, yes. और बीड़ में सिर्फ और सिर्फ शरद पवार जी अग्रसर है और बीजेपी अग्रसर है। बीड़ में सबसे बड़ी बात यह है, बीजेपी खुद अग्रसर है। मेरा ये कहना है कि वहां पे तो कांग्रेस दिख ही नहीं रही है। कौन दिख रहा है कांग्रेस का बीड़ में अभी? और ना ही कोई स्टेटमेंट आ रही है कांग्रेस से। क्योंकि मैं मानता हूं भाई हर घर में शोक सभा होती है, सब कुछ होता है। अगर आपको याद हो, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का जब निधन हुआ, एक ही दिन के लिए गए एंड इन द इवनिंग ही वाज बैक एट वर्क। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। नाना पटोले जी, दुखद है जो भी दुखद है सर। But you know, entire organization can't just wait. You're an organization. You can't wait for a period of mourning to get over. I mean, come on. मोदी जी गए, 1 घंटे में सब खत्म कर दे। Second minute he was out from there. He went back straight to work. Yes. ना लोग ये सब देखते हैं साहब, आप जो मर्जी कह लीजिए। चलिए, आपने कहा कि साहब 400 सीटें नहीं आई, 240 आई। 240 तो आई ना, आपसे तो ज़्यादा आई। आपकी तो 99 सीटें आई, 99+1। उनकी तो 240 आई। कैसे आ गई? क्योंकि काम किया, इसलिए आई। और जहाँ तक कि ईवीएम का प्रश्न है, आपकी 100 सीटें कैसे आ गई साहब? और ईवीएम में अगर धोखाधड़ी करनी होती तो प्रदीप जी ये बताइए, लोकसभा के चुनाव में 400 सीटें लेके आ जाते? किसने मना किया था? और उस वक्त 400 पार का नारा भी चल रहा था। चलो 400 नहीं, जितना हमारी अपेक्षा थी, मेरे खुद की अपेक्षा थी कि 325 तो आई जाएंगी। अरे 325 लेके आ जाते। Nobody would have questioned anything, Pradeep ji. If they have got 242, they can get 280. They can get 340. अगर आप 240 लेकर आए तो 340 भी आ सकती है ना, अगर ईवीएम वास्तविकता में मैनिपुलेट हो पाती तो। बट इन एनी इवेंट
This is a debate which will go on and on and on. And the EVM argument is a very lazy argument. It's a very easy argument. Easiest. So nobody has to do anything. Nobody will take responsibility. EVM पे blame कर दो. EVM ने हरा दिया. अब शरद पवार साहब को ये तय करना पड़ेगा, आप एक तरफ आरएसएस के बूथ मैनेजमेंट को प्रेस कर रहे हो जी, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो ईवीएम में प्रॉब्लमेटिक. तो सच क्या है? ईवीएम या आरएसएस प्लानिंग? But Supriya Sule, his own daughter, says Yes, yes. that there is no problem with EVM. Correct. Till such time as we get concrete proof, we can't say anything. बट And she's हकीकत quite right. यही है कि आरएसएस डिड प्ले अ फैंटास्टिक रोल व्हेन जी. बूथ मैनेजमेंट वाज कंसर्न्ड. बूथ सर प्लानिंग वाज इसी कंसर्न्ड. शो में, यहीं पर आपको याद होगा, यहीं पर इसी शो में हर बीजेपी के प्रवक्ता ने चुनाव के पहले कहा था कि कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर संघ के कार्यकर्ता मिनिमम 4 बार नहीं गए हैं, और गए. उसका नतीजा आपके सामने है प्रदीप जी. और उसके अलावा पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो उन्होंने करी, राज ठाकरे को खड़ा करके, इधर उधर बाकी लोगों को खड़ा करके, जबरदस्त माइक्रो प्लानिंग विच अमित शाह कॉल्स. जबरदस्त हुआ. हरियाणा में सक्सेस हो गए, महाराष्ट्र में भी सक्सेस हो गए. और सर महाराष्ट्र में व्हाट अ स्पेक्टेक्युलर सक्सेस. आप देखिए ना, अजित वो पवार 2% राज ठाकरे के जो 2% हैं, उनकी वजह से पहली बार ऐसा हुआ है किसी विनिंग कॉम्बिनेशन को 237 सीटें आ गई हैं. Historic, that's what they say. Historic win. No alliance has ever achieved in Maharashtra elections. प्रदीप जी, नथिंग बीट्स हार्ड वर्क. लेट्स बी वेरी क्लियर. कड़ी मेहनत जो होती है उसका फल मिलता ही मिलता है. और अगर आपने मेहनत नहीं करी है तो आज का दौर वो नहीं है कि इंदिरा जी की शक्ल दिखा करके या पंडित जी की शक्ल दिखा करके आप चुनाव जीत जाएं. वो अब दौर नहीं है. आपको काम करना पड़ेगा. अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपका यही हशर होगा. सर, पॉलिटिक्स इज अ फुल टाइम जॉब. यस. इसमें कोई वेकेशन नहीं होना चाहिए. मोदी जी जिस प्रकार से दिखाया ना, अमित शाह ने, हमने कभी देखा ना अमित शाह छुट्टी पे गए, वेकेशन के लिए गए, या मोदी जी वेकेशन. देयर इज नो पीरियड ऑफ मोर्निंग. मोर्निंग नहीं होती. दे कैन नॉट बी. एक भी दिन छुट्टी कोई लिया नहीं. आई डोंट थिंक एनी गाइस. Why BJP is performing? Because their leaders are working dedicated, selfless, 365 days, 24/7. You may agree. No you may- leisure. You may agree. You may disagree. No leisure. Pradeep ji, you may agree, you may disagree, and I am very disappointed in the Congress because I really would like a strong opposition in the country. We would like Congress to work very hard. We would like Congress to do well. But how will you do well when first you dropped all programs for Dr. Manmohan Singh's 7-day morning, and now the Maharashtra unit is only talking about the rather sad event which has befallen Mr. Nana Patole's house. Now, I don't think you can run a party like that. You have to work harder. You have to work harder. Well, that's just about it in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. एक बार फिर सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं. सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद. रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की आज पहली वर्षगांठ है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, यानी चंद्रमा के कैलेंडर के हिसाब से. हम लोग लूनर कैलेंडर जो फॉलो करते हैं उसके हिसाब से. वैसे जो सोलर कैलेंडर है उसके हिसाब से तो 22 जनवरी है. बट फ्रॉम 11th to 13th दिस थिंग इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड. दैट्स इट. दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू. दोनों प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप लोगों को नमस्कार. और आप जरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज. सब्सक्राइब करें चैनल को. कमेंट जरूर भेजें अपने. आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय सिया राम, वंदे मातरम. वंदे मातरम.